भैया लक्ष्मण राम दशरथ की माँ सीता है, बीसीसी ये पढ़ लिया, एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस लेटर्स पढ़ लिया, बिजनेस लेटर किस किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ये भी डिस्कस कर लिया। अब हमें बात करनी है बिजनेस मैसेजेस के बारे में। तो देरी किस बात की मेरे भाई, शुरू करते हैं। तो भैया सवाल ये है कि बिजनेस मैसेजेस क्या होते हैं। जो भी लेटर में तुम लोग लिखते हो दैट इज अ मैसेज। तो मैसेज इज अ थॉट, ओपिनियन, आइडिया और फीलिंग। तो जो भी लेटर में लिखा जाता है वो मैसेज होता है। पर सवाल ये है कि लेटर में जब हम लोग मैसेज लिख रहे हैं तो लिखे किस तरीके से। तो याद रखना मॉड्यूल में दो व्यू सजेस्टेड है, एक है वी अप्रोच और एक है यू अप्रोच। दोनों में से जो 100% सक्सेसफुल अप्रोच है वो है यू अप्रोच। डिस्कस करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। तो भैया अगर आईफोन पोर्ट्रेट मोड लेकर आता है तो आईफोन ऐसा नहीं बोलेगा कि वी ब्रिंग इट टू यू द बेस्ट पोर्ट्रेट मोड इन द वर्ल्ड। इससे तुम लोग ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगे। आईफोन तुम्हारे बेनिफिट की बात करेगा। हो सकता है वो अपनी टैगलाइन कुछ इस तरीके से रखे, ब्रिंगिंग यू द न्यू पोर्ट्रेट मोड सो दैट यू कैन क्लिक मोर बेटर पिक्चर्स। तो तुम लोग आए ना इस लाइन में, तुम्हारे पिक्चर्स खींचने की बात चल रही है। तो अगर कंपनी अपने बारे में ही सब कुछ बोलती रहेगी तो तुम कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट लूज कर दोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम लोग कोई मैसेज लिख रहे हो तो ये बात का ध्यान रखो कि अपने बारे में बातें कम हो और व्यूअर रिसिपिएंट के बारे में बातें ज्यादा हो। हमेशा यू अप्रोच पे फोकस करो इंस्टीड ऑफ वी अप्रोच। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर मैंने दिया हुआ है नोट्स में कि अगर मैं डिस्काउंट पॉलिसी के बारे में लिख रहा हूं तो मैं वी अप्रोच से लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा, वी आर श्योर अ डिस्काउंट पॉलिसी विल बी अट्रैक्टिव टू यू। तो मैं श्योर हूं कि तुम्हें पसंद आएगी। ये सही स्टेटमेंट नहीं है। मुझे यू अप्रोच फॉलो करनी थी कि तुम बहुत खुश होने वाले हो बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटिंग पॉलिसी। यू विल श्योरली अप्रिशिएट आवर न्यू डिस्काउंटिंग पॉलिसी। तो यू अप्रोच पे फोकस करना है भाई। जितना सामने वाले को इंपॉर्टेंस दोगे वो उतना ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा और ज्यादा रीड करना चाहेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होगा, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बेटर होगी और तो और आगे फ्यूचर रिलेशंस मेंटेन रहेंगे। तो यू अप्रोच फोकस करना है, वी अप्रोच पे फोकस नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब बात यह है कि मैसेजेस होते कितने टाइप के हैं। तो सपोज तुम्हें नौकरी में प्रमोशन मिला, तुम अभी तक चौकीदार थे और अब तुम्हें लिफ्ट बॉय बना दिया गया। सो यू हैव गॉट अ प्रमोशन इन योर जॉब। तो तुम्हें जो लेटर आएगा दैट वुड कंटेन अ पॉजिटिव मैसेज। अगर कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस है, कोई बेटर न्यूज बतानी है, कोई अच्छा मर्जर्स एंड एक्विजिशन है जिसके लिए बहुत टाइम से कंपनी वेट कर रही थी या डायरेक्टर्स वेट कर रहे थे, तो ऐसे लेटर्स अगर लिखे जाएंगे सो दोज लेटर्स विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव मैसेजेस। तो देखो इट कंसिस्ट ऑफ गुड न्यूज ओनली, ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट इन न्यूट्रल टू पॉजिटिव मैनर। मतलब यहाँ पे ऑडियंस नेगेटिव तो नहीं होने वाले भाई, या तो ऑडियंस न्यूट्रल रिएक्ट करेगी या फिर पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी ने बैंक से लोन मांगा था और उसका लोन सैंक्शन हो गया तो बैंक जो है उसको लेटर भेजेगी कि वी हैव सैंक्शनड योर लोन, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, वेरी प्लीज्ड एंड सो ऑन। तो ऐसा पॉजिटिव मैसेज कहलाएगा जो कि ऑडियंस का रिएक्शन न्यूट्रल से पॉजिटिव तक लेकर है। फिर होता है नेगेटिव मैसेज। जैसे तुम लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मना कर दिया, जरूरत ही नहीं है निकम्मों की, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत निकम्मे हैं। तुम लोगों ने बोला सैलरी बढ़ा दो, उन्होंने 10,000 और कम कर दिया और लिखा काम करना है तो कर, नहीं तो कोई बात नहीं, कल से घर बैठना। तो ऐसे नेगेटिव मैसेजेस है जहां पे ऑडियंस वुड रिएक्ट फ्रॉम न्यूट्रल टू नेगेटिव मैनर। तो किसी का डिमोशन हो गया या किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, या फिर तुम लोगों ने कोई डील प्रपोज की थी और वो डील एक्सेप्ट नहीं हुई, तुम लोगों ने क्लेम मांगा था, वो क्लेम का रिफंड नहीं मिला बल्कि तुम पर और पेनल्टी लगा दी। तो ये सारे मैसेजेस कहलाएंगे नेगेटिव मैसेजेस। बट भैया अगर नेगेटिव मैसेज भी लिख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जब जरूरत पड़ती है तो हर एक इंसान काम आता है।
तो यार प्लीज अगर किसी का दिल भी तोड़ना तो इतने अच्छे तरीके से तोड़ना कि कोई और उसे जोड़ सके। मैं तो शायरी करने लगा हूँ आजकल कम्युनिकेशन पढ़ाते हुए। तो जब भी नेगेटिव मैसेज लिख रहे हो तो नेगेटिव मैसेज में थोड़ी सी सिंसियर अपोलॉजीज भी दिखा देना कि हमें भी बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, ताकि बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन रहे। तो लाइन कुछ ऐसे लिखना, वी आर फीलिंग सैड टू इन्फॉर्म। तो भैया खुद को भी ऐसा फील कराना कि बुरा लग रहा है क्योंकि सामने वाले का बुरा हो रहा है, ताकि बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन रहे। तीसरे टाइप के मैसेजेस होते हैं परसुएसिव मैसेज। किसी को मनाने के लिए अगर कोई मैसेज लिखा जाता है तो वो परसुएसिव होता है। समझ रहे हो ना तुम? इसका एग्जाम्पल तुम दोगे या फिर मैं दूं? तुम अपने एग्जाम्पल देना इन द कमेंट बॉक्स, मैं मेरा यहाँ अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ। कई बार जब हम लोग ऑडिट पे जाते हैं और क्लाइंट की बैलेंस शीट पे डेटर्स का बैलेंस दिख रहा होता है, से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में राम का बैलेंस दिख रहा है ऑन द एसेट साइड। राम एक डेटर है और राम का बैलेंस दिख रहा है 2 लाख रुपए। तो अब मुझे नहीं पता कि राम रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो मैं राम को लेटर लिखूंगा और उससे पूछूंगा कि बता क्या सही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को तुझे 2 लाख रुपए देना है, प्लीज गिव मी योर कंफर्मेशन। तो मैं राम को परसुएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो या तो कंफर्म कर दे या तो डिनाई कर दे कि 2 लाख रुपए उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देना है या फिर नहीं देना। तो ऐसे मैसेजेस जहां पे मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग रहा हूं वो कहलाएंगे परसुएसिव मैसेज, जहां पे मैं चाहता हूं कि रिसिपिएंट एक्शन करे मेरे मैसेज के अकॉर्डिंग। तो भैया जल्दी से बता दो मैसेज कितने टाइप के होते हैं। मैसेजेस होते हैं पॉजिटिव, मैसेजेस होते हैं नेगेटिव और मैसेजेस होते हैं परसुएसिव। ऐसे 3 टाइप के ही मैसेजेस एग्जिस्ट करते हैं इन योर मॉड्यूल। और याद रखना भैया, वी अप्रोच पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है ऑन यू अप्रोच। तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं, जब मैंने अपनी खुद की बुक लिखी थी तो मैं उस बुक का नाम लिखने वाला था यू। क्यों? क्योंकि यू बुक का नाम सबको अट्रैक्ट करते हैं। अगर तुम लोग बुक स्टोर में घूम रहे हो और तुम्हें एक बुक मिलती है जिसका टाइटल है यू, तो ये तुम्हें सबसे जल्दी अट्रैक्ट करेगा बिकॉज तुम्हारे बारे में बात हो रही है। तो यू एटीट्यूड फॉलो करना है मेरे भाई। तो चलो भाई लोगों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस रिपोर्ट की। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस रिपोर्ट से आता है कि भैया बिजनेस रिपोर्ट बना कहां से है। तो याद रखना बिजनेस रिपोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिपोर्टेर। तो रिपोर्टेर से बना है बिजनेस रिपोर्ट वर्ड। लैटिन वर्ड है रिपोर्टेर और उससे इंग्लिश का वर्ड बना रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? जो भी तुमने देखा, सुना, समझा, ये हूबहू किसी और को बताना इज कॉल्ड रिपोर्ट। अगर तुमने महाभारत देखी है तो जो संजय है वो उस ग्लोब को देखकर महाराजा धृतराष्ट्र को बताता रहता है कि क्या क्या चल रहा है, तो ये रिपोर्टिंग ही तो है। संजय धृतराष्ट्र को रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट का मतलब होता है जो भी कुछ तुमने देखा, सुना और समझा उसको किसी और को डिस्क्राइब कर रहे हो एज इट इज, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। तो हाईलाइट करो, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट कैरिड बैक टू समवन हु वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द सीन। तो जो देख नहीं पाया लेकिन अब सुन के मजे लेना चाहते हैं वो रिपोर्ट मंगाता है। तो रिपोर्ट क्या होती है? जो भी देखा, सुना और समझा उससे देना टू द सुपीरियर, क्योंकि रिपोर्ट डाउनवर्ड नहीं जाती, रिपोर्ट जाती है अपवर्ड। हमेशा एक सब ऑर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करता है, ना कि सुपीरियर रिपोर्ट करता है सब ऑर्डिनेट को। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां से भी आया था, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो कि रिपोर्ट हमेशा फ्लो करती है अपवर्ड्स। सुपीरियर रिपोर्ट्स टू द सबऑर्डिनेट। तो भैया रिपोर्ट हमेशा ऐसी होना चाहिए जिससे डिसीजन मेकिंग आसान हो। कोई क्यों जानना चाहेगा कि क्या हुआ, ताकि वो फ्यूचर का डिसीजन ले सके। तो सारी की सारी रिपोर्ट एक ही चीज पर फोकस करती है कि डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। तो रिपोर्ट्स कैसी होनी चाहिए भाई? रिपोर्ट्स में इंडेक्स होना चाहिए, रिपोर्ट प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने कंक्लूजन पहले लिख दिया और फिर डिटेलिंग बाद में करी। पहले डिटेलिंग होगी उसके बाद ही कंक्लूजन होगा ना। ऐसा नहीं हो कि तुमने नाम लास्ट में लिखा और फिर पहले कंक्लूजन लिख दिया तो पता ही नहीं चल रहा है कंक्लूजन किसके बारे में है। तो रिपोर्ट प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड होनी चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर। दूसरी बात आती है कि रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आनी चाहिए रिपोर्ट के अंदर। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि रिपोर्ट अनबायस्ड होनी चाहिए। रिपोर्ट की नजर में कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी रिपोर्ट किसी को पर्टिकुलरली फेवर ना करे, सच का साथ दे रिपोर्ट। ऐसा बोलता है कि रिपोर्ट शुड बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब अनबायसनेस। फिर रिपोर्ट में आप प्रेजेंट करते हो फैक्ट्स एंड डेटा, और याद रखना रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग।
तो बिजनेस रिपोर्ट किस पे बनती है? या तो इवेंट पे आग लगी, रिपोर्ट दे दी, किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर बहुत खराब है इसलिए रिपोर्टिंग करी, इशू, या फिर ऑडिट किया पिछले साल का, तो वो हो जाएगी पीरियोडिक रिपोर्ट। तो रिपोर्ट रिलेटेड हो सकती है इवेंट से, इशू से, या फिर पीरियड से। बहुत सारी रिपोर्ट होती है, कॉम्प्लायंस रिपोर्ट होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होती है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होती है, रिकमेंडेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिजिबिलिटी होती है, रिसर्च होती है, पीरियोडिक होती है, सिचुएशन होती है। बस करो मेरे भाई, ये नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ ऐसे ही पढ़ के छोड़ देना। जैसे मैंने पढ़ा है ना, इसी स्पीड में पढ़ना है। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि सीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीएस कॉम्प्लायंस रिपोर्ट देते हैं, सीजी रिपोर्ट देता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देता है, रिकमेंडेशन रिपोर्ट देता है, इन्वेस्टिगेशन भी कई बार सीएस करता है, पर इन्वेस्टिगेशन मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी जाती है बिकॉज दे आर मोर स्किल्ड एंड प्रोफिशिएंट इन ऑडिट। पर बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो सीएस करते हैं, तो बहुत पैसा कमाओगे इंशाल्लाह, बहुत पैसा आएगा तुम्हारे पास, ऐसी उम्मीद है। तो भैया रिपोर्ट लिखोगे कैसे? तो याद रखना, रिपोर्ट लिख रहे हो, कहानी नहीं लिख रहे हो, एक एक डिटेल की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही आएंगे रिपोर्ट के अंदर। तो रिपोर्ट हमेशा लिखी जाएगी एब्रिज्ड स्टाइल में। एब्रिज्ड स्टाइल मतलब समरी स्टाइल में रिपोर्ट लिखी जाएगी। हेडिंग्स का यूज करना, बुलेट्स का यूज करना, टेबल्स और डायग्राम्स का यूज करना इन द रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में डायग्राम्स होते हैं ना भाई, वो रिपोर्ट बेस्ट होती है, क्योंकि डायग्राम से एक झटके में समझ में आ जाता है कि क्या हुआ। जैसे जैसे ही मैं विराट कोहली का डायग्राम देखता हूं, विराट कोहली का वैगन व्हील देखता हूं, और मैं देखता हूं कि विराट कोहली ने आगे वी में 50 रन मार दिए, तो मैं समझ जाता हूं कि विराट कोहली सीधे बल्ले से खेला और क्या जबरदस्त खेला, वी शेप में 50 रन मार दिए। अगर आंद्रे रसेल बैटिंग कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि पीछे आंद्रे रसेल ने 50 रन मारे, तो मैं समझ जाऊंगा ऊट पटांग शॉट खेले आंद्रे रसेल ने, मतलब वो अल्टी पल्टी देख घुमा के वाला शॉट खेल दिया, रिवर्स स्वीप खेल दिया, ऐसे बॉल हवा में उचका दी वो मिसबा उलग वाली। तो ऐसे अजीब व गरीब शॉट खेले होंगे तभी विकेट के पीछे इतने रन बने। तो ये मुझे कैसे समझ में आ रहा है? पाई डायग्राम। तो पाई चार्ट यानी कि वैगन व्हील से मैं समझ जाता हूँ कि बैट्समैन का फॉर्म कैसा होगा, बैट्समैन ने शॉट कैसे मारे होंगे, बॉलर्स ने बॉल कहाँ डाली होगी। तो सिर्फ एक डायग्राम मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है और मुझे टेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो भैया रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना, अपना ओपिनियन बहुत अच्छे से रखना। जैसे ऑडिटर जब शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे ऑडिट करता है और फिर रिपोर्ट सबमिट करता है, तो ऑडिटर ये नहीं बोलता कि मैं कंफ्यूज हूं, ऑडिटर ये नहीं बोलता कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन मैं बहुत डिटेल में चेक नहीं कर पाया। ऑडिटर सिर्फ एक बात बोलते हैं कि क्या कंपनी की बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ईदर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज ट्रू और फेयर और इट इज नॉट एट ऑल। तो ऑडिटर बीच में कुछ नहीं बोलेगा, तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए इन द रिपोर्ट। फिर रिपोर्ट 1 से 2 पेज की भी हो सकती है और रिपोर्ट देखा जाए तो 100 पेजेस की भी हो सकती है। जब मंदिर मस्जिद पर डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो भैया बड़ी सी रिपोर्ट बनी थी, एकदम हजारों पन्ने की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, डजेंट मैटर। छोटी रिपोर्ट होगी तो 1 से 2 पेजेस में खत्म हो जाएगी, बड़ी रिपोर्ट होगी तो 100 पेजेस में खत्म होगी। तो भाइयों हम लोग बात कर लेते हैं अब रिपोर्ट के कितने हिस्से। तो रिपोर्ट के होते हैं टोटल 4 हिस्से मेरे दोस्तों। सबसे पहले होता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी इसलिए लिखा जाता है ताकि अगर कोई पूरी रिपोर्ट ना पढ़ना चाहे और सिर्फ समरी देखकर अंदाजा लगाना चाहे कि रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, तो वो पढ़ेगा एग्जीक्यूटिव समरी। तो पहले पूरी रिपोर्ट बना लो और उस पूरी रिपोर्ट को समराइज कर दो इन 2 और 3 पेजेस, विच इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव समरी। तो एग्जीक्यूटिव समरी को हम लोग प्यार से फ्लैश रिपोर्ट भी बोलते हैं। अरे भाई इमेजिन करो, मोटा भाई के कितने सारे बिजनेसेस हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज लिटरली लीडिंग द वर्ल्ड, द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट ऑफ इंडिया। रिलायंस ने बिग बाजार भी खरीद लिया, फ्रेश तो है ही, रिटेल में भी है, पेट्रोकेमिकल्स में भी है, अब वाईफाई और टीवी नेटवर्क्स में भी आ गया, एंटरटेनमेंट में भी है। रिलायंस का नहीं है मेरे भाई साहब, जियो में भी रिलायंस है। तो हर जगह रिलायंस है। अब मेरे मोटा भाई को अपने बिजनेस की रिपोर्ट देखनी है, तो मेरे मोटा भाई अगर अलग अलग बिजनेस की रिपोर्ट देखेंगे और एक रिपोर्ट 10 पन्ने की भी हुई तो भी उनको 500 पेजेस पढ़ना पड़ेंगे इन अ डे। इतना टाइम किसके पास है? He won't even go through all the reports. मुकेश जी को अगर कुछ पढ़ना भी होगा तो वो पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव समरी। इसीलिए तो उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव समरी। मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना भाई, जिनके पास टाइम कम होता है, जो बिल्कुल कम टाइम में पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे तुम लोग 20 दिन में आ गए ना अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे बड़े लोग जो कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, वो बड़े लोगों के लिए होती है एग्जीक्यूटिव समरी। तो एग्जीक्यूटिव समरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट,
स्टेज पर्पस ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट क्यों बनाई है और की पॉइंट्स और फाइंडिंग्स क्या थी रिपोर्ट की। यूजुअली एग्जीक्यूटिव समरी में आप प्रॉब्लम बताते हो कि प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है या तो उसके तरीके बता रहे हो, और अगर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई डिसीजन दे रहे हो, तो वो डिसीजन लिख देते हो इन द एग्जीक्यूटिव समरी। तो पहला पार्ट हो जाता है रिपोर्ट का एग्जीक्यूटिव समरी। फिर आती है मेन बॉडी, फिर रिपोर्ट की डिटेलिंग होती है। जो भी एग्जीक्यूटिव समरी में लिखा था वो किस बेस पर लिखा था, क्या एविडेंसेस है, क्या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, क्या ट्रेंड एनालिसिस है, ये सब पार्ट बनेगा ऑफ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो जो भी एग्जीक्यूटिव समरी में लिखा हुआ है उसका बेस क्या है, ये आएगा इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था डायग्राम्स और टेबल्स कहाँ आएंगे, तो डायग्राम्स और टेबल्स ज्यादातर आएंगे इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। फिर फाइनली हमारे पास तीसरा पार्ट आता है विच इज कॉल्ड की फाइंडिंग्स। तो की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस में आपको यह बताना है कि पूरी रिपोर्ट का उद्देश्य क्या रहा, क्या वो चीजें हैं जो निकाल कर तुम लोग लेकर आए। जैसे सपोज मैं एक ऑडिटर हूं, मैंने एक कंपनी का ऑडिट किया, मैंने एग्जीक्यूटिव समरी में लिखा कि बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। तो ये तो एग्जीक्यूटिव समरी हो गई, बता दिया कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। फिर एग्जीक्यूटिव समरी के बाद मैं गया बॉडी पर। बॉडी में मैंने ये बताया कि मैंने कितनी सैम्पलिंग करी, कौन कौन से वाउचर्स चेक किए, कौन कौन सी एसेट को वेरीफाई किया, सब डिटेलिंग दे दी। कितने आर्टिकल्स लगाए थे हम, कितने लोगों की टीम थी, कब से कब तक काम करते थे, कौन कौन से ऐसे बिल है जिनको वापस से चेंज कराया एंड सो ऑन। ये सब मैंने लिख दिया बॉडी में। फिर मैंने लिखा की फाइंडिंग्स। की फाइंडिंग्स में मुझे पता चला कि कंपनी का कैश कंट्रोल सिस्टम थोड़ा खराब है। जब मैंने कैश वेरिफिकेशन किया था तो कंपनी के कैश में 1 लाख रुपए कम आ रहे थे। तो कंपनी को यहाँ पे अपने इंटरनल कंट्रोल बढ़ाने हैं, क्योंकि जो चिंटू है उस पर कोई रोक टोक ही नहीं है, ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चिंटू पैसे रात में अपने घर पे ले जा सकता है और सुबह वापस गले में डाल सकता है। तो कंपनी को बोला भैया अपना इंटरनल कंट्रोल ठीक कर लो। तो कहाँ पे बोलूंगा ये बोलूंगा की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन में। और फिर फाइनली होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैं अपना ओपिनियन या डिसीजन सुना देता हूँ। जैसे एग्जीक्यूटिव समरी में मैंने लिखा कि कंपनी की बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है, वही मैं लिखूंगा इन द कंक्लूजन ऑल्सो। तो फाइनली आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको नीटली सम अप करना है आपका ओपिनियन, दैट्स ऑल। जो भी पूरी रिपोर्ट में लिखा है एक लाइन में लिख दो, मतलब फोकट की बकवास नहीं चाहिए, चलती का खंडाला, हाँ या ना, ये आएगा कंक्लूजन में। तो भाइयों पूरी एनर्जी के साथ वापस आ जाओ, पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि ये अंतिम कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। तो देखो नाम ही बहुत अच्छा है, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो भैया आईटी से साबुन भी बनाती है, सिगरेट भी बनाती है, तो साबुन का डिपार्टमेंट अलग होगा, सिगरेट का डिपार्टमेंट अलग होगा। नहीं तो पता चला सिगरेट पी रहे हो, साबुन की खुशबू आ रही है, डिपार्टमेंट मिक्स हो गया आपस में। तो इट शुडंट हैपन मेरे भाइयों। हर एक डिपार्टमेंट डिफरेंटली फंक्शन करता है, भले ही कंपनी एक हो। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंट्रा कंपनी है, यानी कंपनी के अंदर लेकिन आउटसाइड द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाहर। तो आईटीसी जैसे रिटेल में भी है, जॉन प्लेयर्स करके आईटीसी की ब्रांड है, या फिर मैं बात करूं तो आईटीसी सिगरेट्स में भी, वो तो तुम लोग अच्छे से जानते होंगे। तो भैया इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन डिवाइड होता है इनटू 5 पार्ट्स। सबसे पहले आता है मेमोज, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम। तो देखो मेमोरेंडम कुछ नहीं होता यार, डिपार्टमेंट्स में ना फोकट के पेज छपवा के रख देते हैं और बोलते हैं अगर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उस पर लिख कर दे दो, लिखित में इन्फॉर्मेशन दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मुझे एक क्लाइंट का आईटीआर फाइल करना था, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था। मैंने पूछा भैया कितना कमाते हो, बैंक में एंट्रीज क्या क्या है, इंटरेस्ट कितना मिला, ट्यूशन इनकम कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मैंने पेपर पे लिख लिया और उस पेपर के बेसिस पे मैंने रिटर्न फाइल कर दिया। तो वो जो पेपर है ना वही मेमोरेंडम है। तो मेमोरेंडम मतलब होता है एक रफ पेपर, बस कंपनी उस पर अपना लोगो प्रिंट कर देती है और बोलती है लिखो जितना लिखना है। अरे ऑफिस में अगर तुम लोग जाओगे, हो सकता है तुम्हें दिन के 50 काम मिले, तो उस 50 काम को लिखने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है तुम्हें किसी से काम करवाना हो और उसको काम लिख कर देना हो, तो उसके लिए जो पीस ऑफ पेपर यूज करोगे दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। खत्म भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बताओ जब तुम अपने रफ यूज के लिए कोई पीस ऑफ पेपर यूज कर रहे हो तो उसमें डियर सर डियर मैम लिखोगे क्या?
सीधे काम की बात लिखोगे ना यार, तो यहाँ पे कोई सैल्यूटेशन नहीं होता। फिर तुम लिखोगे क्या, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। अरे काय का योर्स ट्रूली यार, सब इनफॉर्मल चल रहा है, विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, बस इंटर डिपार्टमेंटल है, तो कोई योर्स ट्रूली लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं आता, यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं आता, इट इज जस्ट अ रफ पेपर। यहाँ पे कोई भी नंबर भी नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पेपर पे लिखा है नंबर 1 नंबर 2 या फिर रेफरेंस नंबर जैसा लेटर में आता था वैसे मेमोरेंडम में भी आएगा। इट्स जस्ट द रफ पेज इन द ऑफिस। विद्युदय की एक डायरी है, गलतियों की कॉपी, दैट इज आवर मेमोरेंडम, उस पर विद्युदय का लोगो बना हुआ है। हर फैकल्टी डायरी कैरी करते हैं अपने पास। इनफैक्ट अगर कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन पास ऑन करना होती है तो कई बार हम लोग डायरी में लिखकर पेज फाड़कर एक दूसरे को पास ऑन कर देते हैं, वही मेमोरेंडम है। तो हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेमोरेंडम में इनसाइड एड्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सैल्यूटेशन नहीं आता। एड्रेस क्यों डालेंगे भाई, पता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा है, क्या मतलब एड्रेस डालने से, कोई पोस्ट ऑफिस थोड़ी जा रहा है ये मेमोरेंडम। नंबर भी रिक्वायर्ड नहीं होता, लेटर फॉर्मेट में होता है, यूजुअली प्री प्रिंटेड होता है, इनफॉर्मल होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। इसमें तुम यू, आई, मी, ही, शी ऐसा यूज कर सकते हो, पर्सनल प्रोनाउंस आर अलाउड। एक इंपॉर्टेंट बात, मेमो के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, या तो मेमो रिपोर्ट, किसी को बताना हो कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है तो ये तुम बता रहे हो, यू आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन, सो दैट इज कॉल्ड मेमो रिपोर्ट। मेमो ऑर्डर हो सकता है, किसी को ऑर्डर कर सकते हो कि कल सुबह 9 बजे आना है, तो रिटर्न में उसको एक डॉक्यूमेंट दे दिया, सो दैट इज कॉल्ड मेमो ऑर्डर। एग्जाम्पल एक और हो सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। फिर होता है मेमो फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे सेल्स ऑर्डर आया है, अब शाम की 6 बज गई थी, मुझे पता है नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, मैं तो ऑफिस से चला जाऊंगा, किसको पता चलेगा कि ऑर्डर आया था, तो मैं मेमो लिख के डेस्क पे रख के छोड़ गया, तो जो नेक्स्ट शिफ्ट वाला आएगा वो मेमो पढ़ लेगा और उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ऑर्डर आया था, मेरे को डिलीवर करना है, तो इसके लिए भी मेमो यूज होता है। तो मेमो इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दी इंफॉर्मेशन। तो याद रखना, नंबर नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं आएगा, इनसाइड एड्रेस नहीं आएगा और सैल्यूटेशन भी नहीं आएगा मेरे भाई। प्री प्रिंटेड फॉर्म में होगा, पर्सनल प्रोनाउंस आर अलाउड बिकॉज ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स में बार बार ये सवाल आता है कि अगर मेमो सारे एम्प्लॉयज को एड्रेस है तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है ऑफिस सर्कुलर। तो ऑफिस सर्कुलर कुछ नहीं होता, समझो टीचर्स डे का प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम को पूरा डिजाइन किया, 5 सितंबर को उन्होंने बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया सारे टीचर्स के लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द एकेडमी। सारे टीचर्स के पास गए और उनसे सिग्नेचर कराए कि आप इवेंट में आओगे, ये ऑफिस सर्कुलर है। इट वाज एड्रेस टू एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बता रहे हो ऑन द पेज ऑफ योर चॉइस। ये कोई फॉर्मल थोड़ी है, इनफॉर्मल है, ऑन द पेज ऑफ योर चॉइस। जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बता रहे हो कि भाई क्या करने वाले हैं, या क्या डायरेक्टर्स आए हैं, क्या ऑर्डर है, या फिर क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो कहलाता है ऑफिस सर्कुलर। तो मेमो भी ऑफिस सर्कुलर ही है अगर मेमो सबको एड्रेस हो तो। अगर मेमो किसी एक को एड्रेस है तो वो ऑफिस सर्कुलर नहीं है, क्योंकि ऑफिस सर्कुलर किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं होता, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो चलो पढ़ते हैं ऑफिस सर्कुलर। ऑफिस सर्कुलर गाइडलाइंस टू एम्प्लॉइज हो सकता है लॉज में नया चेंज है, इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला अब टैक्स 30 पे नहीं 35% पे लगाना है, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, तो ये ऑफिस सर्कुलर निकाला जा सकते हैं। पर्सनलाइज नहीं होता भाई, ये सबके लिए होता है। ऑर्डर ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है सर्कुलर से। ऑर्डर तो एकदम बिल्कुल कोड वोड का जैसा ऑर्डर आता है ना, वैसे ही विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है एज कंपेयर टू ऑफिस सर्कुलर। अब बात आती है कि ऑर्डर क्या है भाई, व्हाट इज दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रॉपरली प्रिंटेड होता है। ऑर्डर में छेड़खानी नहीं भाई, ऑर्डर बिल्कुल फॉर्मल होगा। 2 इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ऑर्डर में नंबर लिखा जाता है, बिना नंबर के ऑफिस ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर में नंबर लिखना कंपलसरी है मेरे भाई, तो ऑर्डर में नंबर लिखा जाता है। ऑर्डर में एम्प्लॉय के राइट्स और प्रिविलेजेस के साथ खेला जाता है। उसको बताया जाता है कि कल सुबह तुम्हें 9 बजे आना है, मतलब आना है, या तूने कोई गलत काम किया तुझे ऑफिस से बाहर निकाला जाता है। तो राइट्स एंड प्रिविलेजेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ऑर्डर स्ट्रिक्ट टोन में होता है। ऑफिस सर्कुलर में तो इन्फॉर्मेशन है, तो नॉर्मल परसुएसिव मैसेज जैसे बना दी, लेकिन ऑर्डर इज ऑलवेज इन द नेगेटिव सेंस, यूजुअली इन द नेगेटिव सेंस। ऑर्डर कभी पॉजिटिव सेंस में नहीं होता, बिकॉज ऑर्डर इज मोर अथॉरिटेटिव, मोर स्ट्रिक्ट। और याद रखना, ऑर्डर में हम लोग डायरेक्टली किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, यूज करने की कोशिश करेंगे पैसिव वॉइस। तो अगर मुझे किसी को बोलना है कि तू लेट है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि यू आर लेट, आई वुड से द ट्रांजेक्शन हैज बीन डिलेड।
पैसिव में बोलूंगा, ये नहीं बोल सकता कि यू आर लेट बोलूंगा तो वो अग्रेसिवली दिल पे ले लेगा कि ये कैसे बोल रहा है, मेरे को ईगो वाली बात आ जाएगी। तो मैं बोलूंगा द ट्रांजेक्शन हैज बीन डिलेड, एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट कर दूंगा इन द पैसिव वॉइस। बस शब्दों का जादू है यार, तो ऑर्डर में हमेशा पैसिव वॉइस यूज होगी। तो चलो चलते हैं अंतिम बातों पर। एक होता है ऑफिस नोट, जैसे तुम्हारा डैशबोर्ड होता है ना स्कूल में, और कुछ भी नया कुछ होने वाला होता है तो वहाँ पे पिन लगा के चले जाते हैं, तो वैसे ही ऑफिस नोट्स होते हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, नथिंग मच, पढ़ने की जरूरत भी नहीं, मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ, तो छोड़ते हैं मेरे भाई। फिर आता है अदर्स, जैसे मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना हो, मैं ऑडिटर हूँ, मुझे मैनेजमेंट से बात करनी है डायरेक्टली, तो मैं मैनेजमेंट को लेटर दिखूंगा। तो विद इन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन तो है, लेकिन ना ऑफिस सर्कुलर है, ना ऑफिस ऑर्डर है, ना ही मेमोरेंडम है, इट इज फॉलोइंग इन द अदर्स कैटेगरी, रिप्रेजेंटेशन टू मैनेजमेंट। तो इंटरनल डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन में 4 बातें आई भाई, मेमो, ऑफिस सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर और अदर्स। याद रखना, ऑर्डर में नंबर होगा, ऑर्डर इज मोर फॉर्मल, स्ट्रिक्ट होगा, पैसिव वॉइस होगा, एम्प्लॉइज के राइट्स एंड प्रिविलेजेस के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मेमोरेंडम बिल्कुल रफ पेपर है, प्री प्रिंटेड जरूर होगा, पर पर्सनलाइज्ड होने वाला है ये, पर्सनल प्रोनाउंस भी तुम लोग यूज कर सकते हो इन द मेमोरेंडम। नंबर नहीं होगा मेमोरेंडम पे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज नहीं होगा, इनसाइड एड्रेस नहीं होगा और सैल्यूटेशन भी नहीं होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑफिस सर्कुलर, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, इंफॉर्मेशन बांटने के लिए, वो कहलाता है ऑफिस सर्कुलर। पर्सनलाइज नहीं होता मेरे भाई, सबके लिए होता है। तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ऐसे याद रखना है ऑफिस सर्कुलर को। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, बहुत पढ़ चुके हम लोग, बहुत काफी है इतना। अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं जस्ट फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।